विभाजन का किसी को खामियाजा भुगतना पड़ा है तो पंजाब को भुगतना पड़ा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, पंजाब ने इसका जो खामियाजा भुगता है उसको, वो तो अभी तक पंजाब ने ही उसका आंकलन नहीं किया है। 10 लाख बंदा मरा है, 10 लाख। आप पंजाब में जाके किसी से पूछ लीजिए दूसरे पंजाब को हमें मार देना चाहिए, वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक बात है। ठीक है, वो कहता है आप क्या बात कर रहे हैं, 10 लाख बंदों के बाद भी आपका नहीं। ये सारी, इस सब, ये जो आज हम नफरत देखते हैं दूसरे अवाम के प्रति, ये पंजाबियों से, आप पंजाब में देख लें, पंजाब में कोई नहीं बोलता, ये नॉन पंजाबी बोलते हैं। हाँ, टीवी पे आप जितने आग उगल रहे होंगे आप सब सुनेंगे, यार मेरे भाई तूने तो कोई नहीं खोया। एग्जैक्टली। हमने खोया है, हमें मालूम है ये क्या होता है इसका। हमें मालूम है अपने मक्के मदीने जाने के लिए कैसे एम्बेसियों के बाहर खड़े होना पड़ता है। हमें मालूम है अपने, हमारा जो राज है उसकी समाधि पे जाने, हमारे अपने राजे की, रणजीत सिंह हमारे लिए एक राजा नहीं है, मतलब हमारे लिए युग पुरुष है। उसकी समाधि पे जाने के लिए हमें दर बदर ठोकरें खाने पड़ती हैं, 3 वीज़े लेने पड़ते हैं। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर ये रहा आप। और हमें कहते हो कि और सारे हम, जब मैं तो पंजाब, मैं अमृतसर जिला है मेरा, आप मेरे गांव में जाके ना किसी को देख लीजिए, किसी को बोले कि इनको गालियां दे, वो पाकिस्तान को गाली दे देगा, उसकी फौज को गाली देगा। आप उसको बोले पाकिस्तानी अवाम को गाली देके दिखाए, कहेगा नहीं ये बात वहां। दूसरी तरफ, अरे भैया कब तक चलेगा ये, अभी हम कितनी दूर थे, ये अगर अमेरिका ना आता बीच में तो हमने तो उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको उड़ा दिया था ऑलमोस्ट। कौन सी करसाना हिल्स है कि कौन सी हिल्स है, उसके बाहर हमने उड़ा ही दिया था, पहुंच गए थे। तभी ये रोकने की बात हुई, ट्रंप शर्म ने नहीं रुकवाया, ये तो हमारी फौज जो थी वो पहुंच गई थी वहां, उन्होंने उड़ा दी। और सुनने में आता है कि वहां अमेरिका की फौज थी और अमेरिका की फौज ने बोला भैया अब तो ये हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है, न्यूट्रल कर दिया था वो चीजें। ठीक है, तो वहां तक पहुंच गए थे, हमारे पास वो काबिलियत है। तो आगे के बम फटेगा, तो बम जब फटेगा तो बम हमारी मर्जी से उसकी रेडिएशन उन्हीं के खित्ते में रहेगी, यहां नहीं आएगी। अरे भैया ये क्या हो रहा है? तो ये बात समझ में क्यों नहीं आती लोगों को? देखिए इसके अंदर बहुत सारी मेरे ख्याल से इंडिया, देखिए मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी बात अपने धरातल से वो इंस्टीट्यूशंस खड़े नहीं किए जिनके ज़रिए वो अपनी बात रख सकता, दुनिया का टेम्परेचर कम कर सकता। हमने सिर्फ और सिर्फ, हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस बाहर की हैं, यूरोसेंट्रिक हैं। हमारा आईपीसी वो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो है, हमारा लीगल सिस्टम वो है, मतलब एवरीथिंग। हमारी पुलिस जो है वो एक कॉलोनियल पुलिस की तरफ से चल रही है। जिस किसी ने पुलिस को चेंज करने की कोशिश की, प्रकाश सिंह हैं शायद, उन्होंने आईजी होते थे, उन्होंने एक केस किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए। वो उनको सरकार ने अपने में जज्ब कर लिया और ये बात भी वहीं की वहीं रहेगी। जो कहने का मतलब ये कि हमारी इंस्टीट्यूशंस और हमारा सोचने का तरीका, हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर वो वेस्टर्न है। हमने जो हमारे अंदर जो सोचने की कोई जो हमारी ऑन्टोलॉजी है उसके मुताबिक, हमने अपनी तत्व मीमांसा के मुताबिक हमने कोई इंस्टीट्यूशंस खड़ी नहीं की हैं जिससे शायद दुनिया का भला हो सकता था। वो कैसे हो सकता था कि दुनिया एक एंडलेस कंजम्पशन एंड देयरफॉर एंडलेस वॉर्स, इस एक तर्क पे चल रही है और इस मुहाने पे आ गई है कि तीसरी जंग आज लगी कि कल। ठीक है, हिंदुस्तान ऐसा नहीं सोचता। हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ भौतिक खपत को जिंदगी का उद्देश्य नहीं मानता है। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान अपनी अंदरूनी हकीकत और इसके जरिए बाहर की हकीकत, इन दोनों का समन्वय करके किसी एक ठोस धरातल पे पहुंचने की एक चेष्टा करता है। हमारा चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हमारे भक्ति का बेसिस ही है, बेसिस है। हम अंदर जाना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं।
तो हमने अंदर जाने की प्रक्रिया, इसके ऊपर तो जोर नहीं दिया। ना हमने उसको अपनी पॉलिटिक्स में आने दिया, ना एजुकेशन में आने दिया। सबसे पहले तो एजुकेशन में आना चाहिए था। एजुकेशन में आप क्या सीखते हैं? हार्ड साइंसेस सीखते हैं। आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं वो हैं। तो आपने कभी इसको किसी तरह से विधिवत इसको समझने का यत्न किया? कोई एक यूनिवर्सिटी इस आधार पे आपने क्या स्थापित की है? अब नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और क्या गुजरात में तो ये बहुत पुराना चल रहा है, मतलब 30 साल से आपका राज चल रहा है, वहां हुई? तो फिर हम किसकी हम क्या बात कर रहे हैं? आप इस वक्त हम फ्री कैपिटल फेज में है, कैपिटलिज्म के, जिसके अंदर हमारी रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, उसके ऊपर जाने के ऊपर हर जगह प्रतिबंध है। हाँ। उनकी रिसोर्स है कैपिटल, वो हमें अपनी मार्केट खोलने के लिए मजबूर करते हैं, अपनी शर्तों के ऊपर ट्रेड करने के लिए मजबूर करते हैं। जो हमसे सर्विस लेते हैं उनके दाम वो सेट करेंगे, ऐसे करते हैं। जब उनका दिल करता है हमारे बाजारों से अपनी पूंजी निकाल लेते हैं। हमारे बाजार गिरते हैं और बेइज्जती भी करते हैं हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें जाने नहीं देते। अब बोल रहे हैं टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये कहने का मतलब एक जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र की एक अस्मिता होती है। वो अस्मिता सिर्फ कहने से नहीं बनती है, शब्दों के द्वारा नहीं बनती है, वो कर्मों के द्वारा बनती है। आपने उसके ऊपर क्या काम किया? जो चाइना है, आप चाइना को देख लीजिए। चाइना चलता तो एक वेस्टर्न मॉडल पे है, पर उसने उसके अंदर अपना एक वेरिएंट खोजा और उसके ऊपर अब वो लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? काम कर रहा है। भारत जो है वो ले दे के एक ओबीडियंट कंप्लायंट कॉलोनी की तरह बर्ताव करता है। हमसे अपनी फार्मास्यूटिकल मार्केट खोलने को कहा जाता है, हम खोल देते हैं। बाजार का ये हिस्सा खोलने को कहा जाता है, वो हिस्सा खोलने को, डेयरी खोलने को कहा जाता है, जीएमओ खोलने को कहा जाता है, पोल्ट्री खोलने को कहा जाता है। जो चीज खोलने को कहा जाता है, अभी तो कुछ देर पहले वहां के जो चीफ नेगोशिएटर थे उन्होंने कहा हमें द बेस्ट एवर डील मिल रही है भारत से। अब हमें कहा जाता है कि तेल नहीं लोगे तुम वहां से। हाँ, तुम वहां से तेल नहीं लोगे, लोगों को तो ऐसे करेंगे। अब आई थिंक 30% टैरिफ ही है उनके ऊपर, ज्यादा नहीं है। अब पर दूसरे जो टैरिफ्स हैं वो अब बढ़ रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कितने हैं, पर अब ये धीरे धीरे भारत के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब मैं तो बाहर था काफी समय से, जिसके अंदर मैं तो वहां यही देखता था खबरें कि हमें रोज धमकी मिल रही है कि आप तेल नहीं ले सकते हैं। और अब अगर हमने रशिया से तेल लिया है तो उसका फायदा क्या आपको पहुंचा है? रशिया से तो कम कीमत पे लिया है हमने तेल, उसका फायदा क्या हमारे आवाम को मिला है? नहीं। किनको मिल रहा है? देखिए, चाइना ने एक सिस्टम ओपन किया, जगह जगह में एक इनोवेशन हुई। चाइना घर घर के अंदर ऐसे ऐसे उद्यमी लोग निकले, इन्होंने चाइना को यहां तक पहुंचाया। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, चाहे आप कुछ कह लें। हमारे यहाँ तो आप देख ले एमएसएमई तक उजड़ गई हैं। ये जीएसटी जिसके कारण आप देख लें कोरोना के अंदर, ये अब हमारे देश के अंदर कौन सा ऐसा छोटे स्तर के ऊपर इनोवेशन इकोसिस्टम आप देखते हैं जिसके चलते आपको लगता है कि जो देश के जो हमारे जो करोड़ों छोटे बच्चे हैं इनको नौकरियां मिल सकती हैं? नौकरियां मिल सकती हैं क्या? ये 4-5 बड़े बड़े घरानों को अगर आप देश की सारी संपदा दे देंगे और यही सब इनोवेशन करेंगे, तो ये जो घर घर नौकरी की जरूरत है, सख्त जरूरत है, क्या आपको लगता है ये पूरी हो सकती है? देखिए, मैं फिर वही घुमा फिरा के बात जो मैं कर रहा हूं वो ये है, आपको देश को खड़ा करना है तो पहले आपको देश की आत्मा समझनी पड़ेगी। देश का रुझान किस तरफ है? देश
आपके और मेरे अचेतन की दिशा क्या है। ठीक है, ये वही देश है जिसने कभी लड़ाई भी लड़ी है, जिसने सिकंदर को वापस कर दिया है, जो खिलजी के सामने नतमस्तक भी हो गया, काट दो हम तुम्हें नहीं काटेंगे। नालंदा के अंदर तो यही है, 10,000 लोग थे, बोला काट लो। और लोग ये याद रखेंगे कि जब उन्हें काटा गया था कोई विचलित नहीं हुआ और सबने कहा हम कट जाएंगे पर हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सिख खड़े हुए हैं, सिखों ने कहा नहीं। मुझे सिखों का जो उदय है वो यूं लगता है जैसे एक भारत की आत्मा का एक प्रलाप है, एक विरलाप है, जिसके अंदर वो कहती है कि नहीं बहुत हो गया, अब नहीं, अब ये नहीं होगा कि तुम लोग आओगे और सिर्फ पानी के 1500 किलोमीटर के बाद तुमसे पहली बार लड़ाई होगी, पूछा जाएगा। हाँ, अब हम वहीं रोकेंगे। हरि सिंह नलवा वहाँ उन्होंने केवल उनको रोका नहीं, परले पार गए, सिर्फ सिंध के पार नहीं गए, अफगानिस्तान की दरिया जो है अटक, उसके पार गए। जमरौद के अंदर उनका किला बिल्कुल ठीक पाकिस्तान अपना अफगानिस्तान में, हाँ, नहीं अफगानिस्तान में या इस तरफ नहीं, स्वात से उस तरफ है अटक के। तो ये समझना जरूरी है कि हम क्या हैं, और जब आप ये समझेंगे हम क्या हैं तो आप फिर जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उससे मेल खाती होंगी। ठीक है, हम अब आप और मैं जो है हम हिंदी में बात कर रहे हैं, पर मुझे यूं लगता है कि हम सबकी जो सारी जो ऊर्जा है वो इसी में खर्च हो जाती है कि हम कैसे बात करें। मैं पंजाब में मिलता हूं लोगों को तो पहले 10 मिनट तो इसी में खराब होते हैं, इनके साथ मैं पंजाबी में बात करूं, हिंदी में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं। ठीक है, अरे भैया जो देश खड़ा हुआ है कभी भी पूरी दुनिया के अंदर जिसने कोई जिसकी इज्जत हुई है वो अपनी भाषा बोलता है यार। हाँ, ठीक बात है। तुम अपनी भाषा ही नहीं बोलते हो। ठीक है, आपके पास कितना आसान है, आप लिंक लैंग्वेजेस रख सकते हैं। आप कुछ देखिए, मैं जब, आप तो बहुत छोटे हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये एक पूरी इस सरकार का, पूरे तंत्र का जोर लगा हुआ था कि हमें एक संस्कृत निष्ठ हिंदी सिखा दी जाए। अगर मैं आपके साथ इस हिंदी में बोलूंगा आपको भी अटपटा लगेगा। हाँ, ठीक है, आपको मैं बोलूंगा कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। दिल्ली वाला आश्चर्यचकित नहीं कहता है, वो हैरान कहता है। मैं हैरान हो गया, क्या दिक्कत है? हम समस्या कम बोलते हैं, हम दिक्कत ज्यादा बोलते हैं। इस तरह से अब आपने एक जबान को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि आपको लगता है कि उसके बोलने वाले किसी एक धर्म विशेष के साथ नाता रखते हैं। ये मतलब इस सरकार ने नहीं किया, ये तो हमारे नेहरू जी और इन सब के राज में हुआ है।